भारत के सबसे अमीर और सबसे गरीब स्टेट्स कौन कहां खड़ा है, चलो देखते हैं। शुरू करते हैं भारत के सबसे अमीर स्टेट से, गोवा। गोवा की पर कैपिटा इनकम लगभग 5,30,000 रुपए है। ये नेशनल एवरेज से लगभग 3 गुना ज्यादा है। अब गोवा की पॉपुलेशन सिर्फ 15 लाख के आसपास है, तो नेचुरली पर कैपिटा इनकम ज्यादा दिखती है। लेकिन सिर्फ ही पॉपुलेशन कम होने से अमीरी नहीं आती। गोवा की रियल ताकत इसकी इकोनॉमी की स्ट्रक्चर में है। यहाँ की जीडीपी का लगभग 60% से ज्यादा सर्विसेज सेक्टर से आता है। टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, रियल एस्टेट। हर साल करोड़ों टूरिस्ट्स गोवा आते हैं, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों। इसका मतलब है कि पैसा लगातार बाहर से अंदर आ रहा है। इसके अलावा गोवा में माइनिंग इंडस्ट्री भी काफी स्ट्रांग रही है, खासकर आयरन और माइनिंग। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ साल पहले इलीगल माइनिंग पर बैन लगाया था, फिर भी गोवा की इकोनॉमी डाइवर्सिफाइड है। और एक इंटरेस्टिंग बात, गोवा का लिटरेसी रेट भी इंडिया में सबसे ऊंचे रेट्स में से एक है, लगभग 80% से ज्यादा। एजुकेशन और वेल्थ का कनेक्शन यहाँ क्लियरली दिखता है। अब बात करते हैं कर्नाटका की। कर्नाटका की पर कैपिटा इनकम लगभग 3,80,000 रुपए है। ये भारत के लार्ज स्टेट्स में सबसे ऊंची पर कैपिटा इनकम्स में से एक है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है बैंगलोर। बैंगलोर को इंडिया का सिलिकॉन वैली कहा जाता है, और ये कोई एग्जैजरेशन नहीं है। यहाँ पर इन्फोसिस, वाइप्रो, टीसीएस जैसी कंपनीज के हेडक्वार्टर्स हैं। ग्लोबल टेक जायंट्स जैसे गूगल, अमेज़न, माइक्रोसॉफ्ट, सबके मेजर ऑफिसेज बैंगलोर में हैं। आईटी सेक्टर अकेला कर्नाटक की जीडीपी में 20% से ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है। लेकिन कर्नाटक सिर्फ आईटी नहीं है, यहाँ मैन्युफैक्चरिंग भी स्ट्रॉन्ग है। एरोस्पेस, ऑटोमोबाइल्स, हैवी इंजीनियरिंग। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL का हेडक्वार्टर्स बैंगलोर में ही है। और एग्रीकल्चर में भी कर्नाटक काफी डाइवर्स है, कॉफी, सिल्क, सैंडलवुड। इंडिया की ज्यादातर कॉफी कर्नाटका में ही उगाई जाती है। लेकिन एक बड़ा कॉन्ट्रास्ट भी है। नॉर्थ कर्नाटका, खासकर गुलबर्गा और बायदर जैसे डिस्ट्रिक्ट्स इकोनॉमिकली काफी पीछे हैं। बैंगलोर और मैसूर की चमक नॉर्थ कर्नाटका तक पूरी तरह नहीं पहुंची है। तो कर्नाटका एक ऐसा स्टेट है जो अमीर भी है और जहां इनइक्वालिटी भी है। तीसरे नंबर पर है तमिलनाडु। तमिलनाडु की प्रति व्यक्ति आय लगभग 3,60,000 रुपए है। और अगर तमिलनाडु एक अलग देश होता तो ये दुनिया के 140 से ज्यादा कंट्रीज से अमीर होता। तमिलनाडु इंडिया की जीडीपी में लगभग 9% कंट्रीब्यूट करता है। यह महाराष्ट्र के बाद दूसरा सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है। तमिलनाडु की ताकत इसकी इंडस्ट्रियल डाइवर्सिटी में है। चेन्नई को इंडिया का डिट्रॉइट कहा जाता है, क्योंकि यहाँ Hyundai, फोर्ड, BMW, रेनो सबकी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं। ऑटोमोबाइल्स के अलावा तमिलनाडु में टेक्सटाइल, लेदर और आईटी सेक्टर भी बहुत स्ट्रांग है। कोयम्बटूर को मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया कहा जाता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री की वजह से। लेकिन तमिलनाडु की सबसे बड़ी ताकत शायद एजुकेशन है। यहाँ लिटरेसी रेट 80% से ऊपर है। गवर्नमेंट स्कूल्स और कॉलेजेस की क्वालिटी बाकी स्टेट से काफी बेहतर मानी जाती है। IIT मद्रास कंसिस्टेंटली इंडिया के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस में रैंक करता है। एजुकेशन ने यहाँ एक स्किल्ड वर्कफोर्स बनाई है जो डायरेक्टली इकोनॉमी को ड्राइव करती है। और एक और बात, तमिलनाडु में हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफी एडवांस्ड है। चेन्नई को इंडिया का हेल्थ कैपिटल भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ मेडिकल टूरिज्म बहुत बड़ा है। चौथे नंबर पर है हरियाणा। हरियाणा की पर कैपिटा इनकम लगभग 3,50,000 रुपए है। अब हरियाणा एक रिलेटिवली छोटा स्टेट है, पॉपुलेशन लगभग 3 करोड़ है, लेकिन इकोनॉमिकली ये एक पावर हाउस है। इसकी सबसे बड़ी वजह है गुरुग्राम। गुरुग्राम, जो पहले गुड़गांव के नाम से जाना जाता था, आज इंडिया का कॉर्पोरेट कैपिटल बन चुका है। यहाँ फॉर्चून 500 कंपनीज के ऑफिसेज हैं, आईटी पार्क्स हैं और रियल एस्टेट बूम है। DLF साइबर सिटी जैसी जगहें दुनिया के किसी भी मॉडर्न बिजनेस डिस्ट्रिक्ट से compete कर सकती हैं। लेकिन हरियाणा सिर्फ गुरुग्राम नहीं है। हरियाणा इंडिया के सबसे बड़े ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब्स में से एक है। मारुति सुजुकी की मानेसर प्लांट यही है। एग्रीकल्चर में भी हरियाणा काफी स्ट्रांग है। ये इंडिया के टॉप व्हीट और राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स में आता है। लेकिन हरियाणा में भी एक बड़ा डिवाइड है। गुरुग्राम और फरीदाबाद की चमक साउथ हरियाणा तक नहीं पहुंची है। मेवाट और नूह जैसे डिस्ट्रिक्ट्स अभी भी काफी पिछड़े हुए हैं। जेंडर रेशियो में भी हरियाणा हिस्टोरिकली काफी पीछे रहा है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ जरूर है, लेकिन वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है।
5वें नंबर पर है इंडिया का सबसे बड़ा इकोनॉमिक स्टेट महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की टोटल जीडीपी लगभग 45 लाख करोड़ रुपए है। अगर महाराष्ट्र एक देश होता तो ये पोर्चुगल, यूएई और थाईलैंड से बड़ी इकोनॉमी होता। इंडिया की टोटल जीडीपी में महाराष्ट्र का शेयर लगभग 13.5% है, सबसे ज्यादा किसी भी स्टेट में। और इसकी वजह ऑब्वियसली मुंबई है। मुंबई इंडिया की फाइनेंशियल कैपिटल है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेबी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज सब यही हैं। इंडिया का लगभग 33% इनकम टैक्स कलेक्शन सिर्फ मुंबई से आता है। बॉलीवुड, एडवर्टाइजिंग, मीडिया सब मुंबई बेस्ड है। लेकिन महाराष्ट्र सिर्फ मुंबई नहीं है, पुणे एक मेजर आईटी और मैन्युफैक्चरिंग हब है। नासिक और औरंगाबाद में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स डेवलप हो रहे हैं। नागपुर सेंट्रल इंडिया का एक इमर्जिंग लॉजिस्टिक्स हब बन रहा है। महाराष्ट्र में एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में भी इंडिया में सबसे ज्यादा शेयर आता है, लगभग 31%। लेकिन पर कैपिटा इनकम की बात करें तो महाराष्ट्र, कर्नाटका और तमिलनाडु से पीछे है। पर कैपिटा इनकम लगभग 3,10,000 रुपए है। क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र की जनसंख्या बहुत बड़ी है, लगभग 12 से 13 करोड़, और विदर्भ और मराठवाड़ा जैसे रीजन्स इकोनॉमिकली काफी पिछड़े हैं। फार्मर सुइसाइड्स का इशू महाराष्ट्र में बहुत सीरियस है, खासकर विदर्भा में। तो टोटल जीडीपी में नंबर 1, लेकिन पर कैपिटा इनकम में टॉप 5 में भी मुश्किल से। अब यहाँ से पिक्चर बदलती है। अब हम आते हैं इंडिया के गरीब स्टेट्स पर और शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश से। यूपी इंडिया का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला स्टेट है, लगभग 25 करोड़ लोग। अगर यूपी एक देश होता तो ये दुनिया का 5वां सबसे ज्यादा आबादी वाला देश होता, ब्राजील से भी ज्यादा। यूपी की टोटल जीडीपी भी काफी बड़ी है, लगभग 24 से 25 लाख करोड़ रुपए। लेकिन पर कैपिटा इनकम सिर्फ 80 से 81 हजार रुपए। ये नेशनल एवरेज से आधे से भी कम है। इतनी बड़ी पॉपुलेशन और इतनी कम पर कैपिटा इनकम, ये कॉम्बिनेशन बताता है कि ग्रोथ लोगों तक नहीं पहुंच रही। यूपी की इकोनॉमी प्राइमरीली एग्रीकल्चर बेस्ड है। लगभग 25 से 30% जीडीपी एग्रीकल्चर से आती है, जो नेशनल एवरेज से बहुत ज्यादा है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बहुत स्लो रहा है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में आईटी और रियल एस्टेट का कुछ ग्रोथ हुआ है, लेकिन बाकी स्टेट में इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत कम है। एजुकेशन और हेल्थ केयर दोनों में यूपी बहुत पीछे है। लिटरेसी रेट अभी भी 70% के आसपास है। गवर्नमेंट स्कूल्स की क्वालिटी एक बड़ा कंसर्न है, और बिना एजुकेटेड वर्कफोर्स के हाई वैल्यू इंडस्ट्रीज अट्रैक्ट करना बहुत मुश्किल है। ये एक साइकिल है, कम एजुकेशन, कम स्किल्स, कम इंडस्ट्री, कम इनकम और फिर कम एजुकेशन। 7वें नंबर पर है झारखंड। झारखंड के बारे में एक लाइन में कहें तो मिनरल्स है, लेकिन पैसा नहीं। झारखंड इंडिया के सबसे मिनरल रिच स्टेट्स में से एक है। इंडिया का लगभग 40% मिनरल्स झारखंड से आते हैं। कोल, आयरन ओर, कॉपर, माइका, बॉक्साइट। धनबाद को इंडिया की कोल कैपिटल कहा जाता है। टाटा स्टील का जमशेदपुर प्लांट, जो इंडिया की सबसे पुरानी स्टील कंपनीज में से एक है, झारखंड में ही है। लेकिन इतने रिसोर्सेज होने के बावजूद झारखंड की पर कैपिटा इनकम सिर्फ 1 लाख रुपए के आसपास है। ये नेशनल एवरेज से लगभग आधी है। क्यों? क्योंकि मिनरल वेल्थ और लोगों की वेल्थ में बहुत बड़ा फर्क है। माइनिंग से जो रेवेन्यू आता है वो ज्यादातर सेंट्रल गवर्नमेंट और बड़ी कॉर्पोरेशंस के पास जाता है। लोकल पॉपुलेशन को डायरेक्ट बेनिफिट बहुत कम मिलता है। झारखंड की ज्यादातर ट्राइबल पॉपुलेशन फॉरेस्ट एरियाज में रहती है, जहां बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स अभी भी बहुत कम है। इंडस्ट्रियलाइजेशन भी जमशेदपुर और रांची के आसपास ही लिमिटेड है। बाकी स्टेट में कोई मेजर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं हुआ। एग्रीकल्चर भी चैलेंजिंग है, क्योंकि ज्यादातर जमीन प्लेटोज और फॉरेस्ट्स है। तो झारखंड एक ऐसा स्टेट है जो जमीन के नीचे अरबों की दौलत रखता है, लेकिन जमीन के ऊपर रहने वाले लोग गरीबी में हैं। और आखिर में बिहार, इंडिया का सबसे गरीब मेजर स्टेट। बिहार की पर कैपिटा इनकम लगभग 69,321 रुपए है। ये नेशनल एवरेज से 3 गुना कम है। अगर बिहार एक देश होता तो ये पर कैपिटा इनकम में सोमालिया से भी नीचे आता। बिहार की पॉपुलेशन लगभग 12 से 13 करोड़ है, लेकिन जीडीपी में इंडिया में 14वें नंबर पर है। ज्यादातर लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंड करते हैं, लेकिन फार्मिंग भी मोस्टली सबसिस्टेंस लेवल की है। ज्यादातर किसान अपने परिवार के खाने भर के लिए ही उगा पाते हैं।
इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बिहार में लगभग ना के बराबर है। कोई मेजर मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं है, आईटी सेक्टर नहीं है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट ना के बराबर है। इसकी एक बड़ी वजह हिस्टोरिकल भी है। जब 2000 में झारखंड अलग हुआ तो सारे मिनरल रिसोर्सेज और इंडस्ट्रियल एरियाज झारखंड में चले गए। बिहार के पास बचा एग्रीकल्चर और पॉपुलेशन। लेकिन एक पॉजिटिव बात भी है ना, पिछले कुछ सालों में बिहार की जीडीपी ग्रोथ रेट काफी अच्छी रही है, कई बार नेशनल एवरेज से ज्यादा। रोड्स और ब्रिजेस बन रहे हैं, एजुकेशन में इंप्रूवमेंट हो रहा है, पटना स्लोली एक ग्रोइंग सिटी बन रहा है। लेकिन गैप इतना बड़ा है कि इसे भरने में अभी दशकों लगेंगे। तो ये है भारत की असलियत। एक तरफ गोवा और कर्नाटक जहां पर कैपिटा इनकम 5 लाख से ऊपर है, और दूसरी तरफ बिहार जहां 70,000 से भी कम। एक ही देश में ये गैप लगभग 7 से 8 गुना का है, और ये गैप बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा। अमीर स्टेट्स और अमीर हो रहे हैं, गरीब स्टेट्स थोड़ा ग्रो कर रहे हैं, लेकिन पेस बहुत स्लो है। जब तक एजुकेशन, हेल्थ केयर और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट गरीब स्टेट्स में सीरियसली नहीं बढ़ता, ये इनइक्वालिटी कम नहीं होगी।